हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ते हैं, सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या होता है? सेल वो होता है विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। सभी सर्किट एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के काम आता है। सेकंड, इट डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। ये कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। इट डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। कई स्टूडेंट समझ लेते हैं ये चार्ज प्रोड्यूस करता है, नहीं, ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। It maintains the potential difference and force the charge or electron to move in the circuit. ठीक है, सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल वो होता है जो सभी सर्किट एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। तीसरा, इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है ताकि चार्ज मूव कर सके। अच्छा, चार्ज में क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जहाँ चलेंगे करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। देखो, आपने इतना सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लेते हो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लेते हो, ठीक है, ठीक, और इसको आपने एक रेजिस्टेंस के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हैं ये आपके मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये आपका कोई भी रेजिस्टेंस आर, यहाँ आपने कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन ले रखा है जिसे आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हो, ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो? इसमें केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और सेकंड चीज़, इट रिलीजेज एनर्जी रिलीज़ करता है। यानी कि ये कैसे रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज़ करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड फोर्थ वन आपने पढ़ा होगा, इट इज़ अ रिडॉक्स टाइप रिएक्शन। रिडॉक्स टाइप रिएक्शन मीन्स जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन भी हो और प्लस आपका रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनोड, जिसका पोटेंशियल V नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड, V0, ठीक है। तो आपका क्या है? सेल क्या है? सेल वो है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब आपने लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। अब क्या है, एक वर्ड आता है सेल, तो ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल का खुद का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। विरोध करने की क्षमता, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? विरोध करने की क्षमता, करंट के अपोज करने की क्षमता। देखिए, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे होते हैं जो इधर क्रॉस करके आने की कोशिश करते हैं ताकि सर्किट क्या हो जाए? कंप्लीट, यानी कि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्किट के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे होंगे। ये इसके पास यहाँ सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ सारा पॉजिटिव आ गया,
ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यहीं आके इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव सेपरेशन हो गया चार्जेस का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स चल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर से इस तरफ आ रहे हैं। तो जब इस तरफ जाएंगे तो इनका विरोध हो रहा है, ठीक है। तो जो विरोध हो रहा है, दैट्स वाई दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। हम ये फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आपको पूरे उसमें सर्किट में इफेक्ट कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल समझ में आया, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं ईएमएफ। ईएमएफ देखिए, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। फोर्स का मतलब ये नहीं है कि ये कोई फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वोल्ट ही होती है, जैसे आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। बट ये एक बार पुराना नाम दे दिया गया था इसको, इसका नाम रीनेम नहीं किया, पुराने कभी बहुत पुराने इसका नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वास्तव में इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए क्या है, एक आपके पास एक सेल है और ये है 12 वोल्ट का और ये इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। मैं कहूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, क्या कहेंगे? I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V इज़ 12, रेजिस्टेंस इज़ 4 यानी कि 3 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब 3 एम्पियर सर्किट से करंट निकलेगा और 3 एम्पियर घूम के वापस आ जाएगा, 3 4 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में हमें क्या मिलता है? I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन वास्तव में क्या होती है? हमें I इक्वल्स टू 2 एम्पियर की होती है। और जो मेरा वोल्टेज आता है, वोल्टेज इज़ 8 वोल्ट। मान लीजिए मेरा आया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 8 वोल्ट। ऐसा क्या हो गया सर्किट में कि पहले तो करंट 3 एम्पियर का आ रहा था और अब 12 वोल्ट की इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, बट अब करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर और वोल्टेज आ रहा है 8 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लूँ मैं ये 12 वोल्ट है, ये आपका 4 ओम का है और ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है? 2। दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज़ में। तो सीरीज़ रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 4 प्लस 2 यानी कि 6 ओम, यानी कि I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V इज़ 12, 12 बाई 6 यानी कि 2 एम्पियर। देखिए पहले सर्किट में करंट कितना आ रहा था? 3 एम्पियर का, और अब कितना आ रहा है? 2 एम्पियर का। किसकी वजह से आया? इस छोटे से रेजिस्टेंस की वजह से आया, ठीक है। इस छोटे से रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट आया वो 2 एम्पियर आया। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर, आई आपके पास कितना है? 2, रेजिस्टेंस 4, कितना आ गया? 8 वोल्ट, और 2 इंटू 2 4 वोल्ट इसके अक्रॉस चला गया, ठीक है। तो वास्तव में होना तो चाहिए था 3 एम्पियर, पर करंट आ कितना रहा है? 2 एम्पियर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है, पहले करंट कितना आ रहा था? 3 एम्पियर, अब कितना आ रहा है? 2 एम्पियर, यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ, कुछ ना कुछ तो चेंज आया। अब यही चीज़ आपको ईएमएफ और इंटरनल ईएमएफ ये जो वर्ड है ये आपको क्लियर करेगा। एक्चुअल डेफिनेशन ईएमएफ की होती है, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminal of a cell, across the, अच्छा इसको एक बार इरेज कर दूं मैं, across the terminal of a cell when no current flows, when no current flows through the circuit, और यू कैन से ओपन सर्किट। देखिए थोड़ा सा फ़र्क है इसकी डेफिनेशन में और टर्मिनल वोल्टेज पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन में। ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज़ नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। मान लीजिए आप नया सेल बैटरी से भी मार्केट से एक सेल लेकर आए, ठीक है, आपने उसे कहीं यूज़ नहीं किया, तो अभी जो वोल्टेज कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? ईएमएफ। अभी आपने जैसे ही इसको स्विच क्लोज कर दोगे,
जैसे ही इसका आपने स्विच क्लोज किया, देखो अभी अब क्या है, सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट क्या है आपका अभी ओपन। जैसे ही सर्किट बंद कर दोगे, ईएमएफ तो वैसे है कितनी 12 वोल्ट, बट ईएमएफ अब ईएमएफ नहीं रहेगी, क्या कन्वर्ट हो जाएगी टर्मिनल वोल्टेज में। और वो टर्मिनल वोल्टेज में किसकी वजह से कन्वर्ट हुई, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। यानी कि जब सर्किट खुला हुआ हो, ओपन हो, सर्किट में कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो इस दोनों सेल्स के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसे कहते हैं ईएमएफ। बट जैसे ही आपने सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सर्किट को बंद कर दिया, तो सर्किट को बंद करते ही सेल का खुद का क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आते ही आपकी बार ईएमएफ ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट आपका कैसा हो, सर्किट आपका ओपन सर्किट हो, सर्किट से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। एंड व्हाट इज अ टर्मिनल वोल्टेज, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लीजिए, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट और ए क्लोज सर्किट। बस ये 9 वर्ड हट जाएगा, ओपन की जगह क्लोज सर्किट। ठीक है, जब सर्किट बंद होगा करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करते ही सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आते ही टर्मिनल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। देखिए रिलेशन कंप्लीट करते हैं इसको। देखो मैंने लिखा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये रिलेशन कहाँ से आया, देखो इस सेल में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट आ रहा है, 8। बैटरी का ईएमएफ कितना था, 12 जब आपने सर्किट में लगाई थी, माइनस आई करंट कितना था, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितने का था, 2। तो 8 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4। सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसका मतलब V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। इस V को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, इस V को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। E को क्या कहते हैं, ईएमएफ। I को कहते हैं करंट, एंड दिस स्मॉल r इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के अक्रॉस जब सर्किट से कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो। टर्मिनल वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट से करंट फ्लो कर रहा हो। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। किया आपने लोगों ने नोट, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसी चीज़ को मैं एक बार आपको, चलो इसको फिर मैं आपको KVL KCL सिखाऊंगी ना, तब उसमें कराऊंगी। ओके, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यहाँ से आ जाओ, इरेज कर दो इसको। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। क्या V को आई आर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो आई आर, ये माइनस इधर आके प्लस, आई आर इक्वल्स टू E। आई कॉमन निकाल लो, R प्लस आर इक्वल्स टू E। आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R प्लस आर। यहाँ से भी इस फॉर्मूले से यूज़ करके आप I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया सेल क्या होता है। सेल वो होता है जो सर्किट को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चार्जेस को मूव करवाता है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज़ नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस वो ये कहो वो ऑब्स्ट्रक्शन है जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अब हमें वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर्स affecting internal resistance। सबसे पहला देखिए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड्स का एरिया, वो जो कैथोड और एनोड थी, उसका एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखो डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को और अपोज करना पड़ेगा, और पास आना पड़ेगा ताकि और तेज़ी से उस पर वहाँ जा सके। अच्छा एरिया बढ़ जाए, अगर एरिया पहले तो इतना हो फिर इतना थिक हो जाए तो थोड़ा कम चल के आना पड़ेगा, ठीक है। एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लिख लीजिए ये आपके क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। एक और होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज़ करते हो कंडक्टिंग, जो मैंने आपको बताया था, तो वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। नोट करिए पहले ये वीडियो को पॉज करके। नोट किया स्टूडेंट्स आपने? तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े आपने। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपोज करना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा करंट के फ्लो करने का। टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शक्ति मिल जाएगी, पास एनर्जी मिल जाएगी, आराम से क्रॉस कर पाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो पूरी वीडियो थी आपकी वो सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस पे थी। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।